हेलो स्टूडेंट्स, फिर मिल गए हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, और हम लोग पहुंच गए थे कहीं बाइंडिंग एनर्जी तक। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया था तुम्हें कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए किस टाइप की रिएक्शन हमें खुद से लिखना पड़ेगी और फिर कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो वो सब मैंने बता दिया था। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू कैसे निकालना है, क्यू वैल्यू से निकालना है, और क्यू वैल्यू का मतलब क्या था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या था, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड का मास माइनस राइट हैंड साइड का मास। एंड सी स्क्वायर की एक वैल्यू हम लोगों ने याद रख ली थी, वो थी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एएम। ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस और करना चाहिए हमें इस पे, लेकिन हाँ हम करेंगे। थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, सबसे पहले तो मैं रिमाइंड करवा दूं, यहीं से स्टार्ट करूंगा कि न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बना था, और इस पूरी प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज हुई थी, जिस एनर्जी को नाम हमने दे दिया था बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। एक और तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा जाएगा, जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि बी प्लस सी गिव्स एम प्लस एन। तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन तुम कर चुके। नहीं, क्वेश्चन नहीं किया था तुमने। एक बार यही न्यूक्लियर रिएक्शन पहले भी लिखी थी। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ही चेंज हो गए, इसलिए न्यूक्लियर लेवल पर रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियस के लेवल पर रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लेवल पर ये रिएक्शन नहीं है। वैसे जनरली रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लेवल पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। यहाँ पर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है एक तरीके से। ठीक है। तो बी प्लस सी गिव्स एम प्लस एन, इस टाइप की अगर कोई भी हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई है और हमें ऐसा बता दिया गया कि ये बी जो है ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है ईबी, जो सी है इसकी बाइंडिंग एनर्जी है ईसी, जो एम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है ईएम, और जो एन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है ईएन। ये सारी इनकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जीज हैं। ये बाइंडिंग एनर्जीज हमें दी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा जाएगा कि बताओ इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा, या हमसे बोल दिया जाएगा कि बताओ इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ईएन, ईएम, ईसी एंड ईबी। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ईएन, ईएम, ईसी एंड ईबी। अब हो सकता है बहुत से लोगों को डायरेक्टली समझ में आ गया हो कि आंसर ये होगा। नहीं, नहीं हो सकता है बहुत से लोगों को लग रहा हो ये आंसर होगा। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं एक तरीके से। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सिर्फ इतना आंसर होगा, और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सिर्फ इतना आंसर होगा। ठीक है। तो चार ऑप्शंस मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए। अब इन चारों ऑप्शंस में से हमें जज करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, हमें सोचना है, हमें दिमाग लगाना है, और हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो, इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका ये होता है, मैंने क्या कहते हैं जनरली ये चीज नोटिस करी है कि बच्चों को भी बहुत ईजी लगने लगता है ये तरीका, जो मैं तरीका बता रहा हूं। ये एरो हटा दो, ये एरो हटा दो, और एक एरो ऐसा बनाओ, और एक एरो ऐसा बनाओ। मतलब बीच में मैं कुछ और बनाने वाला हूं। यस एग्जैक्टली। बीच में मैं बताया क्या बनाने वाला हूं, बीच में मैं बोलने वाला हूं कि ये सब के सब न्यूक्लियॉन्स बन गए। ये सब के सब न्यूक्लियॉन्स बन गए। अब समझना इस चीज को गौर से। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम इतनी रिएक्शन को देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बी टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया और न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो गया। सी पूरी तरीके से टूट गया और न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब तुम्हारे पास बी और सी मिला के जितने टोटल न्यूक्लियॉन्स थे वो सारे इकट्ठे पड़े, वो सारे इकट्ठे रखे हैं, लेकिन अभी वो उन लोगों ने न्यूक्लियस नहीं बनाया। फिर उसके बाद उनमें से कुछ उठाए, एम बना दिया, कुछ उठाए, एन बना दिया, हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट। हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट। यानी कि मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया इस रिएक्शन को। एक तो ये कि न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस बनता था तो क्या होता था, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होती थी। और हमें दूसरी चीज ये भी पता है कि जब न्यूक्लियस को तोड़ के न्यूक्लियॉन्स बनाना होते थे तो फिर ऐसे केस में हमें बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ती थी। इस रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देना पड़ती थी अगर न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स बनाना। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं कि बी को तोड़ा तो कितनी एनर्जी लगी होगी, ईबी लग गई।
सी को तोड़ा, कितनी एनर्जी लग गई, ईसी एनर्जी और लग गई, मतलब ईसी ईबी प्लस ईसी एनर्जी इस रिएक्शन में अंदर चली गई है। इस रिएक्शन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हमारी ईबी प्लस ईसी एनर्जी लग चुकी है। मेथड बता रहा हूं मैं, एक मेथड बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है। तो अच्छे से इसको मेथड के फॉर्म में लिख लेना कि जब भी तुम्हारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो और उनकी बाइंडिंग एनर्जीज दी हुई हो और तुम्हें बताना हो क्यू वैल्यू कितनी है, तो बीच में एक स्टेप डाल दो न्यूक्लियॉन्स का, तो उससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा। अच्छा, बी को तोड़ के न्यूक्लियॉन्स बनाए तो ईबी एनर्जी रिएक्शन में गई, सी को तोड़ के न्यूक्लियॉन्स बनाए ईसी एनर्जी भी रिएक्शन में गई। अब देखो, इन न्यूक्लियॉन से जब एम बनेगा, जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। तो इन न्यूक्लियॉन से जब एम बनेगा तो ईएम एनर्जी रिलीज होगी, और जब एन बनेगा तो ई एन एनर्जी रिलीज होगी। यहां से देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस पूरी प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन इतनी एब्जॉर्ब भी हो गई है, और नेट एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा क्यू वैल्यू इज इक्वल टू ई एम प्लस ई एन माइनस ई बी प्लस ई सी। ये होगी हमारी क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। ऑफ विच रिएक्शन? ऑफ दिस रिएक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन की B प्लस सी गिव्स M प्लस N प्लस Q, इनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी इतनी है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? दैट विल बी EM प्लस EN माइनस EB प्लस EC। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो शायद अब तुम्हें बार बार पूरा पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जहां भी अगर कंफ्यूजन हो, कभी भी अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो, तुम इस मेथड से आगे बढ़ोगे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक और टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तरीके के जो चीजें हमारे सामने आती हैं, जो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उनसे रिलेटेड बातें करते हैं। क्योंकि ऑल्दो जो भी अब हम लोग को पढ़ना था न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट था वो हम पढ़ चुके हैं। क्यू वैल्यू जो होती है वही उसका कंसेप्ट है। बट अब जैसा हम लोग फिजिक्स में हमेशा करते हुए आए हैं कि कोई भी एक चैप्टर के क्वेश्चन को किसी भी दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसीलिए एक और चीज बताना यहां पर जरूरी है, क्योंकि वो खुद से कनेक्शन बिठाना बहुत आसान नहीं होता है बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे बिठा भी देंगे कि मतलब उनको बिना बताए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम तरीका है प्रॉब्लम का, वो बिना बताए भी अगर उनके सामने क्वेश्चन रहूंगा तो कुछ बच्चे कर भी लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बता जरूर रहा हूं कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास कोई एक्सो एनर्जिक रिएक्शन हो, यानी कि Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर हमारे पास कोई एक्सो एनर्जिक रिएक्शन हो, पहले तो थियोरेटिकली सुन लो, पहले सुन लो। अगर हमारे पास कोई एक्सो एनर्जिक रिएक्शन हो, यानी कि जिसका Q वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये होता है कि उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये किस फॉर्म में रिलीज होती है? ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझ जाना, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ये एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसका Q वैल्यू नेगेटिव है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसका Q वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐसे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस रिएक्शन में। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होना है, दिस शुड ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आई बात? मैंने बोला कि मान लो दो न्यूक्लियस है, Q वैल्यू पॉजिटिव वाले पहले बात कर रहे हैं, तो दो न्यूक्लियस है, रुके हुए आराम से, ये आके धीरे धीरे मतलब बिना काइनेटिक एनर्जी के टच हुए, मान लेते हैं जीरो काइनेटिक एनर्जी में रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियस जुड़े, नए न्यूक्लियस दो बने। दो नए न्यूक्लियस जो बने, समझना, दो नए न्यूक्लियस जो बने, क्योंकि एक्सो एनर्जिक रिएक्शन थी, इसमें एनर्जी रिलीज हुई। दो नए न्यूक्लियस जो बने, वो दोनों विथ सम काइनेटिक एनर्जी ईच अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे भागेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे भागेंगे। अगर दो बने, तीन बने होते तो तीन डायरेक्शन में भागते, तो दो बने, मैं दो वाला एग्जांपल ले रहा हूं। अगर दो बने तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन भागेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस हो, पहले सिर्फ एक, वो एक न्यूक्लियस अचानक से टूटा और दो बने। वो न्यूक्लियस जैसी टूट के दो बने और इसमें एनर्जी अगर रिलीज हुई है, तो वो दोनों पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तेज तेज। अच्छा, शायद बहुत से लोग इस लॉजिक को बिठा चुके होंगे अभी तक कि अगर दो बने हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागे और इनिशियली सब कुछ रुका हुआ था, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर होगा। तो तुम समझ गए कि हम क्वेश्चन को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम मोमेंटम से रिलेट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, कि जिसका जो एक्सो एनर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसको।
फिर उसके बाद आते हैं अगर हम एंडो एनर्जिक रिएक्शंस पे, तो इनका मतलब क्या होता है, इसमें मैंने बोला कि जो रिएक्शन है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो मैंने बोला इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करेगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कुछ कि हमारे पास एक, मान लो पहले से एक एटम है जो रुका हुआ है, और हमने यहां से एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा, या एक अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, या एक प्रोटॉन फेंक के मारा। इस टाइप की चीजें होती हैं, तुमने सुने होंगे केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, कि कुछ फेंक के मारा, यहां से कोई पार्टिकल फेंक के मारते हैं, कोई दूसरा न्यूक्लियस फेंक के मारते हैं। तो दूसरा न्यूक्लियस यहां से फेंक के मारा, तो इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये आके इस पर टकराया, टकराने के बाद एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, टकराने के बाद एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, और लेट से एक प्रोडक्ट बना, लेट से सिर्फ एक प्रोडक्ट बना, कोई एक प्रोडक्ट बन गया, ये अंदर चला गया इसके न्यूक्लियस, एक प्रोडक्ट बन गया। अब वो जो एक प्रोडक्ट बना है, ये जो एक प्रोडक्ट बना है, हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो एक प्रोडक्ट है, ये उतनी ही स्पीड से नहीं, उतनी स्पीड से नहीं, उतने ही मोमेंटम से मूव कर रहा होगा जितना इसका इनिशियल मोमेंटम है। दिस इज अगेन बाय द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली दो बॉल्स थी, एक रुकी थी और एक मूव कर रही थी, इस सिस्टम का कुछ मोमेंटम था, बाद में दोनों मिलके एक हो गई, तो इस सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम यहां पर निकालते हैं कि क्यू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की, ताकि ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम लोग को यहां पर पढ़ना है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले कि क्यू वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स कितना कितना होगा। तो हम लोग यहां पर एक रिएक्शन लिखते हैं, लेट्स से बी प्लस सी गिव्स एम प्लस एन, बी प्लस सी गिव्स एम प्लस एन। और हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी जीरो है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है अगर क्यू वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। इसकी काइनेटिक एनर्जी के एम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के एन है, सच दैट कि के एम और के एन मिल के क्यू के बराबर होंगे, क्योंकि क्यू जो रिलीज हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम एंड एन। ठीक है, दूसरी चीज मुझे यह पता है कि अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तो इसका मोमेंटम अगर जीरो है, इसका मोमेंटम अगर जीरो है, इसका मोमेंटम अगर पी नॉट है, तो इसका भी मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, अब इन दोनों के अगर मोमेंटम बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन हो गया अंडर रूट ऑफ, या अंडर रूट भी हटाई दे, अंडर रूट 2m के लिखने वाला हूं मैं, दोनों का अंडर रूट 2m के अंडर रूट 2m के बराबर है, तो रूट हटा देते हैं, सीधा लिखते हैं m इंटू के बराबर हो गया, यानी कि मास ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ m इज इक्वल टू मास ऑफ n इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ n। ये मोमेंटम बराबर होने से हमें ये चीज पता लग गई। अच्छा, कोई और इक्वेशन है क्या हमारे पास इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए? तो एक और इक्वेशन है जिससे हमें Q पता है, वो क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि Q की वैल्यू हमें पता होती है, Q की वैल्यू हमें पता होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम Q के टर्म्स में आंसर निकालते हैं, और Q की वैल्यू आखिरी में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करके तुम डाल सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो पहले Q की वैल्यू तो निकालते हैं। चलो, तो Q की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा, सॉरी Q की वैल्यू नहीं, मैं Km और Kn निकालूंगा इन दो इक्वेशन से। ठीक है, Km और Kn निकालूंगा इन दो इक्वेशन से। तो मैं क्या करूंगा, मैं पता क्या करूंगा, मैं Km की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डालूंगा, तो Kn की वैल्यू मिल जाएगी, Km डालूंगा Mn Kn बाय mm, तो ये बन जाएगा Kn कॉमन mm प्लस mn डिवाइडेड बाय mm। ठीक है, तो हमारा Kn जो आएगा वो आ जाएगा मास ऑफ m डिवाइडेड बाय मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n इनटू Q। ये आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ m कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी m क्या आएगा, उसमें मास ऑफ m की जगह मास ऑफ n ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n इनटू Q। समझ में आया क्या किया? बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, हमने कर दिया है यहां पर Q टर्म्स में, Q के टर्म्स में। Q की वैल्यू होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, चाहो तो पुट कर दो, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर अगेन मास के टर्म्स में ही निकलेगा वो। डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम होता है मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड, तो लिखोगे मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ एम माइनस मास ऑफ एन।
तो डेल्टा एम निकल गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्यू निकल गया। तो क्यू वैल्यू अगर तुम्हें पता है और तुम्हें एम और एन का मास पता है, तो एम और एन का मास डाल के तुम काइनेटिक एनर्जी दोनों की, पार्टिकल्स की, प्रोडक्ट्स की निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरी चीज पे आते हैं। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या चीजें हम लोग करेंगे? ठीक है, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव हुई तो हम कैसी चीजें, किस टाइप की चीजें यहां पर सॉल्व करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लेके चल रहा हूं कि चलो अगर तुम दो प्रोडक्ट्स मान भी रहे हो ना, दो प्रोडक्ट्स मान भी रहे हो ना, तो भी अपन ये मान के चलेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम स्पीड से मूव करे बाद में। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर मैं रिएक्शन को सोचो, रिएक्शन कैसे होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे होती है, एक न्यूक्लियस आता है, एक यहां पर दूसरा न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस आया 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 आया, छोटा न्यूक्लियस होगा कोई, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कोई न्यूक्लियस आया 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 और इसके अंदर घुस गया, इस न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। अब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ, ऐसे 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 बजा, ऐसे 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 हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ है? फूटा, और ये दो पार्ट्स में फूटा। अब देखो तुम, अगर तुम चाहते हो कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तुम इस पार्टिकल की निकालना चाहते हो, उस न्यूक्लियस की, ताकि ये रिएक्शन हो जाए, तो हम कैसे, क्या कंसिडर करते हैं हमेशा ऐसे केस में? हम हमेशा कंसिडर करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ताकि हम मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल पाए इसकी, उसके लिए हम हमेशा कंसिडर करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हमें पता है कि प्रोडक्ट जो भी बनेगा, उनके अंदर दो मासेस अगर हैं तो वो दोनों साथ में चलना चाहिए। अब वो दो मासेस ये दोनों भी हो सकते थे, वो दो मासेस ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? वो दोनों साथ में मूव करना चाहिए, साथ में, एक साथ उनका ट्रैवल होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर मान के चलेंगे कि एम और एन सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। एम और एन सेम स्पीड से मूव कर रहे हो ताकि हम मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी निकाल पाए। तो ठीक है, कंडीशन मैं बता देता हूं यहां पर। जैसे इसके अंदर इनिशियल कंडीशन ली थी कि बी और सी रुके हुए हैं, इस बार इनिशियल कंडीशन ये होती है कि बी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो है के बी, लेकिन सी वाला जो न्यूक्लियस है वो रुका हुआ है। तो इन क्वेश्चंस में इस टाइप का जनरल चीज रहती है। चेंज भी हो सकता है, कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक केस का करवा रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया ना कि इसमें जो भी मैंने करके बताया, इसमें कहीं भी न्यूक्लियर फिजिक्स लगी क्या? नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं लग रही। अब मैं सिर्फ तुम्हें रिलेशन बता रहा हूं कि किसी और चैप्टर से कैसे रिलेट करके क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर भी मैं एक केस का बता रहा हूं, कोई और केस भी तुम्हारे सामने आ सकता है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां जो केस ले रहा हूं वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी बी वाले का कितना है? के बी, यानी कि वो मूव कर रहा है, लेकिन सी वाला रुका हुआ है। सी वाला रुका हुआ है, ये आके इसमें भिड़ा, ये आके इसमें भिड़ा, और उसके बाद ये मूव किया के एम काइनेटिक एनर्जी से, ये मूव किया के एन काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, अब देखो, फॉर मिनिमम के बी, अगर तुम मिनिमम वैल्यू ऑफ के बी निकालना चाहते हो, कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर तुम कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक चाहते हो, यानी कि एम और एन सेम स्पीड से मूव करेंगे, इसका मतलब इंप्लाइज दैट एम एंड एन मूव विद सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी भी बोल सकते हो, मूव विद सेम वेलोसिटी। पूरा करेक्ट वर्ड तो वेलोसिटी होगा, स्पीड तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, किसी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, विद सेम स्पीड मूव करेंगे, यानी कि सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। समझ में आई बात? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं अपन लोग कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं और मैं मोमेंटम लिखूं कि चलो मोमेंटम बी वाले का था पीबी, और मोमेंटम इसका है 0, इसका मोमेंटम है पीएम, और इसका मोमेंटम है पीएन। थोड़ा सा कैलकुलेशन इस बार थोड़ा सा टफ पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मुझे एक इक्वेशन यहां से ये जरूर मिल गया कि पीएम प्लस पीएन शुड बी इक्वल टू पीबी। पीएम और पीएन मिलके पीबी के बराबर तो होने ही चाहिए। अच्छा, तुम चाहो तो इसको ऊपर लिख लेना और मिनिमम इस वाले को नीचे लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लोगे, उससे क्या होगा ना, उससे एक सा लगेगा देखने में दोनों। ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो पी मोमेंटम अपन ने लिख लिया पीबी 0, पीएम और पीएन, और एक रिलेशन हमारे पास है कि पीएम और पीएन मिलके पीबी के बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करें? अब क्या करें? अब कुछ है करने को? के एम और के एन का सम, हाफ मास, मास ऐड हो जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू। अच्छा, क्यू वैल्यू से रिलेटेड अपन ने कुछ नहीं लिखा ना? हाँ, तो क्यू वैल्यू से रिलेटेड मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना उसमें थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए रहेगी।
Q वैल्यू किसके बराबर होगी? Q इज द एनर्जी लॉस्ट इन दिस रिएक्शन, इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज KB, फाइनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज Km प्लस Kn। तो मैं बोल सकता हूं इस बार Q वैल्यू इज इक्वल टू KB माइनस Km प्लस Kn। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब क्या करें? ये तो बहुत टफ सा लग रहा है मुझे देखने में, मैं थोड़ी रट के बैठा हूं, पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो Km प्लस Kn है यहां पर मेरे पास, और यहां पर भी कुछ है मेरे पास। तो चलो इसको पहले एक काम करें, इससे एक पहले आंसर लिखें। इससे पहले एक आंसर लिखें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, नहीं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं सीधा, मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n इनटू वेलोसिटी v, वेयर v इज दिस वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्यों हम लोग अलग अलग उनको लिखते पढ़ने बैठे? मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n इंटू v हो गया इसका फाइनल मोमेंटम, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ b इंटू u। लेट से इसका वेलोसिटी कितना है? u। ठीक है, इसका वेलोसिटी है u, मतलब b जो है ना उसका वेलोसिटी है u, तो अपन ने mb इंटू u लिख लिया। यहां से अपन को एक इक्वेशन मिली, यहां से अपन को v की वैल्यू पता लग गई कि v की वैल्यू यहां से अपन निकाल सकते हैं और फिर यहां पुट कर सकते हैं। चलो ऊपर वाली इक्वेशन में डालते हैं। तो q वैल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ b, काइनेटिक एनर्जी ऑफ b इज 1/2 mb u स्क्वायर, minus kinetic energy of m plus n is going to be half mass of m plus mass of n into v square। ठीक है, चलो अब मास ऑफ m इंटू मास ऑफ n तो अपन के पास लिखा हुआ है, इसको अपन v की वैल्यू को अगर डाल दें यहां से उठा के, तो ये बन जाएगा mb स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m मास ऑफ m मास ऑफ n स्क्वायर। ये वैल्यू इससे कैंसिल। ठीक है, चलो तो यहां से अपन का आया Q इज इक्वल टू 1/2 mb u स्क्वायर, बाहर निकाल लिया। Q इक्वल टू 1/2 mb u स्क्वायर बाहर निकाल लिया मैंने, और यहां पर बचा 1 माइनस mb अपॉन मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n। समझ में आया? तो अब मैं इस एरिया को यूज कर रहा हूं नीचे वाले को, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो जगह कम पड़ गई। मैं रब अभी कुछ नहीं करना चाह रहा, कुछ भी हटाना नहीं चाह रहा मैं यहां से। ठीक है, नहीं यहां नहीं यूज कर सकते, वेट, यहां नीचे मुझे कुछ लिखना है। ठीक है, इतनी ही जगह यूज कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर यूज करने की कोशिश करते हैं अपन जगह को। ठीक है, चलो देखो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू, देखना, अच्छा वहीं लिख दें पहले, वहां जगह ज्यादा है। यहां पर मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू 1/2 mb u स्क्वायर क्या बता रहा है? मास ऑफ b, u क्या बताता है? स्पीड। तो 1/2 mb u स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी बता रहा है b का, ये b का काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, तो इसको मैंने लिखा kb, kb। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n को अगर मैं यहां लेके आऊं माइनस mb, तो मैंने इसको लिखा मास ऑफ m प्लस मास ऑफ n माइनस mb। चलो समझ में आई बात? अब देखो, अब देखो एक चीज मैं तुम लोग को क्लियर कर दूं, ये जो मास ऑफ m और मास ऑफ n ये हमने लिखा है, जैसे मास ऑफ m क्या होगा, कितना होगा मास ऑफ m, तुम बताओ। मास ऑफ m हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो अगर इसका मास नंबर m का मास नंबर अगर 40 है, सोचो एग्जांपल ले लो, अगर सोचो m का मास नंबर 40 है, तो मास ऑफ m जो होगा ना वो 40 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूक्लियन होगा। बट सर आपने बोला था मास ऑफ न्यूक्लियन हर एक न्यूक्लियस के लिए सेम नहीं होता है, तो अलग भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जो भी इसका मास होगा वो 40 पॉइंट आसपास एएमयू होगा, 40 से थोड़ा कम या 40 से थोड़ा ज्यादा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट इतना ही मास होगा ना, 40 से थोड़ा कम या 40 से थोड़ा ज्यादा एएमयू। बट सर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप कैसे ले सकते हो? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ले सकते तो हम तो डेल्टा एम इक्वल टू 0 नहीं लिख देते सीधा, क्योंकि मास डिफेक्ट जो होता है वो भी थोड़ा सा ही होता है, हाँ होता है, लेकिन सोचो यहां पर वो छोटी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वो जो छोटा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर अगर तुम देखोगे तो अगर यहां ऊपर मास नंबर है और नीचे मास नंबर तो ऐड हो रहे हैं, अगर जैसे ऊपर वाली वैल्यू 40 से थोड़ी बड़ी या छोटी है सोचना, और नीचे वाली वैल्यू कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं 60 से थोड़ी बड़ी या छोटी है, तो अप्रोक्सीमेटली तो ये 40/60 के बराबर ही होंगे ना,
नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? सुनो, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चलो इसका मास नंबर लेट से 40, मास नंबर तो इंटीजर होता है ना, ठीक है। एन का मास नंबर लेट से 20 है, कोई भी एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर मास ऑफ एम 40 से थोड़ा ज्यादा या 40 से थोड़ा कम आएगा। नीचे मास ऑफ एम और एन ऐड करोगे तो 40 प्लस 20 यानी कि 60 से थोड़ा ज्यादा या 60 से थोड़ा कम आएगा। लेकिन वो ज्यादा कम कितना होता है? बहुत ही माइन्यूट सा होता है। कैसा होगा ये होगा 40.002 डिवाइडेड बाय 60 से थोड़ा लेट से कम हो गया 59.998, बट ये वैल्यू तो करीब करीब 40/60 के बराबर ही आना है। तो क्योंकि यहां पर एडिशन हो रहा है दोनों का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडिशन होगा और फिर यहां पर हम लोग ऐसा डिवीजन जो कर रहे हैं इसके अंदर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चल जाएगी। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर अपन सीधा डेल्टा एम निकाल रहे थे, यहां पर सीधा अपन डेल्टा एम निकाल रहे थे, डेल्टा एम निकाल रहे थे, तो इसलिए यहां पर जब वो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बिना किसी और छोटे नंबर से डिवाइड हुए, जो कि अगेन उसी से रिलेटेड होता अगर, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चल जाती। लेकिन यहां पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं चल सकती थी, यहां चल सकती है, यहां चल सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है तुम लोगों से, मेरा कहने का मतलब यह है तुम लोगों से कि हम इसको चेंज भी करके ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ एम की जगह मैं लिख सकता था मास नंबर ऑफ एम, यहां लिख सकता था मैं मास नंबर ऑफ एम, मास नंबर ऑफ एन, तो अप्रोक्सीमेटली सही आंसर आ जाता। यहां पर मास नंबर एन का, यहां मास नंबर एम का और मास नंबर एन का, तो अप्रोक्सीमेटली सही आंसर आ जाता। बट मैं यहां पर एक और नए तरीके से आंसर लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी, एम और एन क्या है? प्रोडक्ट्स। कौन सा इन दोनों में से पहला प्रोडक्ट? ये है पहला प्रोडक्ट, ये है दूसरा प्रोडक्ट। सुनना, किसी को भी एक को पहला बोलोगे, किसी एक को दूसरा बोलोगे, अगर तुम इसको पहला बोलोगे तो ये दूसरा कहलाएगा, ये पहला और ये भी पहला तो नहीं कहलाएगा ना, ठीक है। तो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, समझना मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं सीधा, तो तुम क्या कर सकते हो, समझो, तुम समझो क्या कर सकते हो। न्यूमरेटर में अगर तुम फर्स्ट प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, तो न्यूमरेटर में मास किसका? सेकंड प्रोडक्ट का, तो लिखना मास ऑफ सेकंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एम और एन का मास ऐड हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट टोटल, तो मास ऑफ प्रोडक्ट टोटल इंटू क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर तुम याद रखोगे तो तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन हो, उसकी अगर तुम्हें क्यू वैल्यू पता हो, तुम ऊपर लिखना मास ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, नीचे लिखना मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट बन रहा है, नीचे लिखना मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मास ऑफ प्रोडक्ट की जगह मास ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकता था। क्यों? मैं वही तो समझा रहा हूं कि यहां पर मास नंबर और मास नंबर तो बराबर ही होता है, क्योंकि मास नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का तो कंजर्वेशन हम लगाते ही हैं इसको सॉल्व करने में। तो यानी कि मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट टोटल और मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड का टोटल सेम होता है। तो अगर तुम यहां मास ऑफ प्रोडक्ट की जगह मास ऑफ रिएक्टेंट भी लिखते तो भी चल जाता, बट ऐसे याद करना ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि सब कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा है अपन ने, ठीक है। उस वाले को, अगले वाले को चेक करते हैं। सिमिलरली सोचो, यहां पर लेट से फिर से हमारे पास उसी टाइप की वैल्यूज हैं, ये है 40, ये है 20, ये है 50, ये है 10, या उल्टा कर लो, ये है 10 और ये है 50, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। जो भारी वाला होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, हल्के वाले को फेंक के मार देते हैं भारी वाले पे, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती है, ठीक है। तो ये अपन के पास मान लेते हैं मास नंबर्स हैं 10, 50, 40, 20। तो अगर इनके एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, तो ये 10 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम होगा, ये 50 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होगा, ये 40 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होगा, ये 20 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम होगा। अब तुम लेकिन यहां देखो, यहां देखो, यहां पर अपन को दिख रहा है मास m का n का माइनस मास ऑफ b, तो यहां पर ये जो आंसर आएगा 40 प्लस 20 माइनस 10 कितना हुआ? 50, तो ये आएगा नियरली 50। समझना इस चीज को, 40 प्लस 20 माइनस 10 के आसपास आएगा, ये नियरली 40 के बराबर, ये नियरली 20 के बराबर और ये नियरली 10 के बराबर, तो आंसर विल बी नियरली इक्वल टू 50। आंसर विल बी नियरली इक्वल टू 50, और 50 यहां पर इसका मास है, 50 यहां पर इसका मास है। तो समझो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बी की निकालता हूं, समझना, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, चलो क्यू वैल्यू पहले लिखूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ऊपर अब मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सी, मास ऑफ सी,
डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा है, मास ऑफ एम प्लस मास ऑफ एन। मास ऑफ एम प्लस मास ऑफ एन को चलो अभी के लिए ऐसा ही लिखा रहने दो। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चल रही है यहां पर, तो मास ऑफ एम और मास ऑफ एन मिलके मास ऑफ बी और मास ऑफ सी के बराबर होंगे। मास नंबर के हिसाब से देखें तो ये चीजें बराबर होंगी। हाँ, ऑल्दो हमें पता है यहां पर थोड़ा सा मास डिफेक्ट आता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम यहां पर इस कैलकुलेशन में नहीं लेके चल रहे हैं उसे, क्योंकि यहां अलाउड है। क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर 50 के आसपास है, नीचे वाला नंबर 60 के आसपास है, तो ये दोनों का सम भी 60 के आसपास ही आ रहा है, उन दोनों का सम भी 60 के आसपास ही आ रहा है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर मैं के बी की वैल्यू निकालूं तो के बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, देखो एम बी प्लस एम सी डिवाइडेड बाय एम सी इंटू क्यू। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं तुम लोग को कि क्यू की वैल्यू हमने इसके बराबर लिखी है, लेकिन ये एक्चुअली मॉड ऑफ क्यू है। क्यों? क्योंकि क्यू वैल्यू तो नेगेटिव होती है, हम लोग ने यहां लिखा है लॉस्ट एनर्जी, लॉस्ट है ये के बी माइनस के एम प्लस के एन, तो ये एक्चुअली मॉड ऑफ क्यू है। तो यहां पर अपन को क्यू की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी क्लियर ही कर दूं, यहां पर मॉड लगा ही दूं, तो ये मॉड हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा और ये मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि मॉड ऑफ क्यू इज कमिंग टू बी इक्वल टू दिस मच, यानी कि के बी इज कमिंग टू बी इक्वल टू दिस मच। अब इसको भी इसी तरीके से अगर तुम्हें याद रखना है तो देखो क्या आंसर बना। काइनेटिक एनर्जी बी की निकाली, तो मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन भी यही बोलेगा। क्वेश्चन भी जब क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की निकालने को बोलेगा, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ बी और मास ऑफ सी मिलके, मतलब क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो न्यूमरेटर में इस बार आता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जैसे उसमें प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आया था, और डिनोमिनेटर में आता है मास ऑफ सी, मतलब बी की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो सी का मास आया, तो सी का मास आया यानी कि दूसरा रिएक्टेंट, तो यहां लिखा मास ऑफ सेकंड रिएक्टेंट इनटू मॉड ऑफ क्यू। अच्छा, एक चीज और शायद तुम नोटिस कर पा रहे होगे यहां से कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन क्यू, मॉड ऑफ क्यू। तुम देखो ये जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर, ये ग्रेटर देन वन है, तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी मोर देन मॉड ऑफ क्यू, और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कभी लूज नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी तो प्रोडक्ट साइड रही जाती है, के एम प्लस के एन काइनेटिक एनर्जी रही गई। इवन अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ले तो भी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और रिएक्टेंट साइड पे अपन को देना पड़ेगी, वो क्यू वैल्यू से भी ज्यादा देना पड़ती है, ठीक है। और जो जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्यू वैल्यू के बराबर काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में बट जाती है, बट इन दोनों की इंडिविजुअली तो क्यू वैल्यू से कम ही आएगी, ऑब्वियस ये होता। ठीक है, तो ये जो कुछ मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, इनको पूरा नोट कर लो। पहले क्यू वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि पूरा हेडिंग थोड़ा सा ऐसे डाल देना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इन एक्सो एनर्जिक रिएक्शंस। ये वाला जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इन एक्सो एनर्जिक रिएक्शंस। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इन एंडो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हमने एक को रेस्ट पे माना है, ठीक है, हमारा केस है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन एंडो एनर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ऐसी हेडिंग्स डाल के इस पूरे को अच्छे तरीके से नोट कर लो जल्दी से। फॉर्मूले बड़े सिंपल है, याद रखना ये वाले, ठीक है, याद कर लेना इन्हें।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उसकी हेडिंग है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है भाई ये चीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इससे आसान चीज नहीं हो सकती, मतलब कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की तुम्हें पता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू लेट से ई एक्स है। ठीक है, कोई भी एक न्यूक्लियस है इसकी तुम्हें पता है बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ई एक्स है। अब एक्स है तो एक इधर जेड होगा और इधर एक ए लिखा होगा, ये क्या डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। बाइंडिंग एनर्जी अगर ई एक्स है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी, हम वो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखी जाएगी इसकी ई एक्स डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब इसको कोई डायरेक्ट सिंबल से डिनोट नहीं किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, लेकिन इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है ऐसे सिंपल सी। बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें पता है, तुम ऑलरेडी समझ चुके हो बाइंडिंग एनर्जी निकालना कैसे। अगर हमें मासेस पता हो तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना तो हमने सीखी थी। तो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है। अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, तुम्हें पता लग जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्यों निकालना है, क्वेश्चन पूछेगा इसलिए निकालना है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, नहीं, एक रीजन और है, मैं बताता हूं क्या है। पर क्वेश्चन में अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा जाएगा तो तुम्हें निकालना बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू ही है। बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू निकाल के तुम ये वैल्यू इसे ए से डिवाइड कर दो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल के न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता लग जाएगी। अब किस टाइप की चीजें इन्वॉल्व रहेंगी इनके क्वेश्चंस में, ऐसा कुछ रहेगा जैसे मान लो फिर से मैं वही रिएक्शन लिखूं, बी प्लस सी गिव्स एम प्लस एन। ठीक है, मैंने बता दिया फिर से, देखो ये 10 लिखा यहां पर, यहां मैंने लिखा 50, यहां लिखा मैंने 40, यहां लिखा मैंने 20। ठीक है, और मैंने बता दिया कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेट से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ भी रैंडम लिख रहा हूं। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेट से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेट से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेट से, अब क्या लिखे बचा क्या, चलो 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कोई चीज तुम्हें दे दी जाए, मान लो तो 2.5 कर देते हैं और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन इजी हो जाए और कुछ नहीं, रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूं मैं तो। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी कितनी है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 4 और इसकी 2.5। अच्छा, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बीई पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो मुझे बताओ बाइंडिंग एनर्जीज क्या होंगी। अगर तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है और बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाह रहे हो, ईएक्स निकालना चाह रहे हो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 10, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी विल बी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 3 इंटू 50 कर दो, आएगी 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 4 इंटू 40 कर दो, आएगा 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.5 इंटू 20 कर दो, आएगा 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी चीजें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो याद है तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इन दोनों को ऐड करो 210 आया, इन दोनों को ऐड करो 170 आया, माइनस कर दो 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये कहानी है, ऐसे यूज करना है और ऐसे निकालना है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल के बता दी और ऐसे यूज कर लेना है। ठीक है, मतलब निकालना तो मैं बाइंडिंग एनर्जी ही पड़ी, लेकिन कई बार गिवन होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों गिवन होती है, और ऐसी क्या चीज है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हमें कुछ इंपॉर्टेंस दिख रही है इसकी, कि निकाला जा रहा है, जबरदस्ती निकाली जा रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये क्यों निकाली गई है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है ना, ये डिसाइड करती है, डिसाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, डिसाइड करती है स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, या इन जनरल बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तुम क्या सोचते हो, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर न्यूक्लियॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मतलब उनकी उतनी ही नेगेटिव एनर्जी, जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है,
पर न्यूक्लियन, के बारे में बात करें, क्योंकि जितने ज्यादा अपन में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होते हैं, हर एक न्यूक्लियॉन्स का कुछ मास डिफेक्ट होता है। जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग हैं, उनका कुछ मास था, जब वो जुड़ के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो सब में कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट आता है, सबका मास डिफेक्ट ऐड हो जाता है, सबका मास डिफेक्ट ऐड हो जाता है। तो ऐड होने मास डिफेक्ट ऐड होने की वजह से क्या होता है, क्यू वैल्यू भी ज्यादा होती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होते हैं उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है। बट हमें यह पता है कि जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसका मतलब स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हायर एटॉमिक मास नंबर वाले तो बहुत अनस्टेबल होते हैं, यूरेनियम, बिस्मथ के ऊपर वाले सभी, बिस्मथ के ऊपर वाले सभी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये जरूर है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? तो स्टेबिलिटी डिसाइड होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, समझ में आ गया, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ये चीज तुम नोट कर सकते हो, और ऐसे ही हम निकालेंगे, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द टू इज मोर स्टेबल, तो हमें अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी पता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है, हम उन्हें डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं, बताओ विच अमंग देम इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है यहां पर, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसकी मैक्सिमम लिखी है मैंने, तो ये सबसे स्टेबल होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्योंकि असली में क्या होगी हमें पता नहीं, असली में एटॉमिक मास 40 होता है, किसका होता है, आर्गन का होता है, और इसका भी होता है शायद, कैल्शियम का भी 40 होता है शायद। तो एटॉमिक मास 40 हमने देखा है, बट क्या कैल्शियम ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, क्या हुआ है, जिंक? नहीं, जिंक के पहले वाला, आई डोंट नो, ठीक है छोड़ो, जो भी है, कॉपर आएगा शायद। आयरन के पहले वाला, मैंगनीज, ठीक है, ठीक है, तो 50 शायद उसके लिए आएगा, आई डोंट नो, या तो और इसके पीछे वाले के लिए आएगा, क्रोमियम के लिए आएगा, आई नो, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्रोमियम ज्यादा स्टेबल है या कैल्शियम ज्यादा स्टेबल है, हमें अभी नहीं पता, ना मुझे ऐसे कोई वैल्यूज याद है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। वैसे शायद क्रोमियम ज्यादा स्टेबल होगा, बट मैंने यहां पर जो लिखा है उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस है, तो स्टेबल न्यूक्लियस है सबसे ज्यादा ये, क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है ये, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। उसके बाद है फिर ये स्टेबल, और उसके बाद है फिर ये स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब जब ये इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करी गई बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ एक ग्राफ बनाया गया, मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाता जाता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे चेंज होता है। मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो सकते हैं, जीरो। जीरो न्यूक्लियन मतलब कोई एटम ही नहीं है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी, जीरो। फिर एक न्यूक्लियन पे आए, मतलब किस पे आ गए तुम, हाइड्रोजन पे आ गए, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कितना स्टेबल होता है वो भी अपन को यहीं पर रखना चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन टूट नहीं सकता फर्दर, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो नहीं निकाल सकते, हैं क्या? नहीं, निकाल तो सकते ही हैं। नहीं, नहीं निकाल सकते, शायद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं निकाल सकते, बाइंडिंग एनर्जी जीरो हो जाएगी उसकी, मतलब न्यूक्लियस नहीं बना ना, प्रोटॉन प्रोटॉन को इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो होते हैं सीधे 4, हीलियम में 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जब 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ती है। पहले तो देखो, मैं तुम्हें सीधा ग्राफ बता रहा हूं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऐसा देखा गया है, इस टाइप का ग्राफ देखा गया है, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसा देखा गया है, ऐसा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू 4 पे यहां पहुंच गए अपन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो होता है, अगला कौन होता है, हीलियम के बाद कौन होता है, लिथियम। लिथियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ना, वो कम होती है हीलियम से कम होती है, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, हीलियम।
ठीक है, लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम की ज्यादा होती है हीलियम से। फिर कौन आता है? बोरॉन। बोरॉन की कम होती है बेरिलियम से। फिर कार्बन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, नियॉन की ज्यादा होती है। लेकिन ये एक और चीज मैं तुम लोग को बताऊं, ये जो वेरिएशन है ना, ये छोटे होते जाते हैं। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? जिगजैग जो है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जिगजैग छोटा होता जाता है। तो समझ गए क्या बोला मैंने? हीलियम की ज्यादा, लिथियम की कम, बेरिलियम की ज्यादा, बोरॉन की कम, कार्बन की ज्यादा, नाइट्रोजन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम, नियॉन की ज्यादा, सोडियम की कम, उसके बाद मैग्नीशियम की ज्यादा और इसकी कम। लेकिन ये जिगजैग कम होता जाता है, थोड़ी देर बाद ये जिगजैग खत्म हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम लोग छोटे न्यूक्लियाई की बात करते हैं, छोटे न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो छोटे न्यूक्लियस में एक चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है और वो है पेयरिंग। जैसे तुम लोग ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से एक थ्योरी है क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है दुनिया को। एक थ्योरी है ये कि जब न्यूट्रॉन्स पेयर हो जाएं और प्रोटॉन्स भी पेयर हो जाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हीलियम की बात करें तो उसमें दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन दोनों की पेयरिंग हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन लिथियम की बात करें तो उसके अंदर तीन प्रोटॉन, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। भले ही चार न्यूट्रॉन हो, उनकी पेयरिंग हो गई, दो दो की पेयर बन गए, लेकिन तीन प्रोटॉन है उनकी पेयरिंग नहीं हो पाई। एक पेयर बन पाया, एक पेयर में नहीं आ पाया, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर जब हम लोग अगले पे जाते हैं बेरिलियम पे, तो बेरिलियम में फिर से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि पेयरिंग हो जाती है। फिर बोरॉन पे आते हैं तो पेयरिंग कम हो जाती है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन सॉरी कार्बन में जाते हैं तो C12 होता है, जैसे तो 12 मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगेन तीन तीन पेयर बन गए, तो प्रोटॉन्स की अलग से पेयरिंग करना है, न्यूट्रॉन्स की अलग से पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग हो पा रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, पेयरिंग नहीं हो पाती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। ये एक थ्योरी है, तो इसकी वजह से ये जिगजैग दिखता है। लेकिन जैसे अगर देखा जाए तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, तो पहले हीलियम में अपन के पेयर बन गए थे, लेकिन लिथियम में एक प्रोटॉन पेयर बना था, एक नहीं बन पाया था। अब जब तुम बोरॉन पे आते हो तो दो प्रोटॉन पेयर बन गए, एक नहीं बन पाया। फिर अगले वाले में तीन प्रोटॉन पेयर बन गए, एक नहीं बन पाया। फिर अगले वाले में चार प्रोटॉन पेयर बन गए, एक नहीं बन पाया। तो जो इफेक्ट होता है उसका, जो एक सिंगल प्रोटॉन का इफेक्ट होता है, वो कम होता जा रहा है इन फ्रंट ऑफ कि हमारे पास जो इतने सारे पेयर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जिगजैग भी थोड़ा छोटा होता जाता है। और फिर हम नियॉन के बाद जनरली जिगजैग को नहीं बनाते। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ओवरऑल ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, इस इंक्रीज को हटा रहा हूं, इसको मैं जिगजैग फिर से बनाऊंगा, पर पहले मैं पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर मैं जिगजैग बनाऊंगा। ठीक है, जिगजैग में थोड़ी देर में बनाता हूं, पहले पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ग्राफ किस टाइप का होता है? ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा। फिर गिरने लगता है, एक मैक्सिमम तक जाता है और फिर गिरने लगता है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है और फिर अचानक से एक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बाद ये बहुत तेज गिरने लगता है। मतलब ऐसा है कर भी तो ऐसे करके बहुत तेज गिरने लगता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है सबसे ज्यादा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम फॉर ए इक्वल टू 56। यानी कि ए इक्वल टू 56 तक तुम ऊपर जाओगे, तुम आगे बढ़ोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है, और ए इक्वल टू 56 के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती जाती है। मुझे यहां पर एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना होता है एटॉमिक मास नंबर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बस। ये Fe का है और ये बिस्मथ का है। ये बिस्मथ क्या डिनोट कर रहा है भाई? बिस्मथ डिनोट कर रहा है, बिस्मथ डिनोट कर रहा है कि उसके बाद अनस्टेबिलिटी बहुत तेज बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बहुत तेज गिर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत तेज गिर रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत तेज गिरता है आफ्टर बिस्मथ। आयरन पर यह चीज मैक्सिमम होती है, तो आयरन तक के पहले वाले जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं आयरन पे पहुंचे। कैसे कोशिश करेंगे? बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। आयरन के आगे वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो कोशिश करते हैं कि आयरन पे पहुंचे, क्योंकि एफ ए इक्वल टू 56 सब अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने जब यहां पर बोला था कि अगर 50 की बात करें और वो शायद अगर क्रोमियम होगा, और 40 की बात करें तो वो शायद अगर कैल्शियम होगा, तो क्रोमियम विल बी मोर स्टेबल देन कैल्शियम, क्योंकि मुझे पता है कि 56 तक जाते जाते स्टेबिलिटी बढ़ती ही है। तो 40 से ज्यादा स्टेबल होगा 50 वाला।
तो ये चीज तुम याद रख सकते हो कि जैसे जैसे तुम 56 तक ट्रैवल करते हो, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, 56 के बाद स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब अगर मैं तुम्हें दो एटम्स पूछ लूं सीधा सीधा और बोलूं कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जो 56 के ज्यादा क्लोज हो उसको स्टेबल बोल देना सीधा। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए वो दोनों 56 के एक ही साइड होना चाहिए, मतलब एक 20 हो और एक 40 हो, या एक 40 हो और एक 50 हो तो 50 वाले को स्टेबल बोल देना, एक 70 हो और एक 80 हो तो 70 वाले को ज्यादा स्टेबल बोल देना। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर वो जिगजैग भी बना देता हूं, जो जिगजैग की मुझे जरूरत थी यहां पर। तो वो जिगजैग कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये डिनोट करता है हीलियम, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनता है जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताता है स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें दिमाग में रख सकते हो कि यहां वाले जो चीजें होती हैं ये इधर जाना चाहती हैं बाय फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ये जाना चाहती हैं इसकी तरफ, और यहां वाली जो चीजें हैं ये जाना चाहती हैं फिजन रिएक्शन के थ्रू इस तरफ, फिजन रिएक्शन के थ्रू ये जाना चाहती हैं एफई की तरफ। ठीक है, जब भी तुम्हें इनमें कंपैरिजन करना हो तुम सीधा कंपैरिजन कर सकते हो। बिस्मथ लिखना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि बिस्मथ के बाद बहुत तेज डिक्रीज करता है, बट इतनी चीजें रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें तुम्हें लेकिन ये जरूर याद रखना है कि Fe इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, तो अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पार्ट, मतलब हमने ये समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे फिजन रिएक्शन, जिसको अपन लोग फिजन रिएक्शन का एक पार्ट होता है रेडियो एक्टिविटी, तो कैसे फिजन रिएक्शंस होती हैं और फिजन रिएक्शंस के थ्रू कैसे एक एटम या एक न्यूक्लियाई खुद से टूट के आयरन की तरफ जाने की कोशिश करता है, और उससे रिलेटेड चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो पढ़ लिया वो पूरा बेसिक्स था जो हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग स्पेसिफिकली इस पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, बट आई होप तुम्हें ये ग्राफ पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था इस ग्राफ को, और ये ग्राफ ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल इज एफई, और जो भी सारी चीजें बताई उनको कहीं पर नोट कर लेना कि अगर तुम्हारे पास दो का कंपैरिजन हो तो कैसे तुम कंपैरिजन डायरेक्टली कर सकते हो। तुम्हें सीधा से वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी दे देगा, तो भी तुम डायरेक्टली बता सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल है। जैसे मान लो बी और एन में कौन स्टेबल है, अगर इसमें अभी तो तुम्हें एन दिख ही रहा है, लेकिन वैसे भी ये 10 है और ये 20 है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ ये चीज थोड़ी सी उल्टी लिखी हुई है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे फिजन रिलेटेड चीजें और रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड चीजें। ठीक है।